Hello friends, I am Bachu sir. Today we are going to discuss some very important distinguish between of SYJC OCM. Let's start. The very first distinguish between is between district forum and state commission. क्या है डिस्ट्रिक्ट फोरम? डिस्ट्रिक्ट फोरम एक कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम है विच वर्क्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल. स्टेट कमीशन ये भी एक रिड्रेसल फोरम है विच वर्क्स एट स्टेट लेवल. वन विच वर्क्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, अदर विच वर्क्स एट स्टेट लेवल. डिस्ट्रिक्ट फोरम में every member shall hold office for 5 years or up to the age of 65 years whichever is earlier and are eligible for reappointment. लेकिन स्टेट कमीशन में every member shall hold office for 5 years or 67 years whichever is earlier and are eligible for reappointment. Third, the president of district forum can be a working और अ रिटायर्ड जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. ध्यान में रखना, डिस्ट्रिक्ट फोरम का जो प्रेसिडेंट होता है वो डिस्ट्रिक्ट जज होता है. ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. लेकिन जो प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट कमीशन होता है वो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, आइदर वर्किंग और रिटायर्ड हाई कोर्ट जज. अच्छा, जो प्रेसिडेंट होता है डिस्ट्रिक्ट फोरम का उसको अपॉइंट करने वाला होता है स्टेट गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी. सेम इज़ द केस विथ स्टेट कमीशन. इसका भी प्रेसिडेंट इज़ अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विथ सिलेक्शन कमेटी. डिस्ट्रिक्ट फोरम कैन एंटरटेन केसेस. डिस्ट्रिक्ट फोरम केवल वो ही केसेस एंटरटेन करेंगे जहां वैल्यू ऑफ कॉम्पनसेशन इज़ लेस देन ₹20 lakhs. लेकिन स्टेट कमीशन केवल वही केसेस एंटरटेन करेगा जो 20 लाख के ऊपर होगा लेकिन 1 करोड़ से कम होगा. डिस्ट्रिक्ट फोरम कवर्स अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट. स्टेट कमीशन कवर्स द एंटायर स्टेट. अच्छा, अब ध्यान से सुनिए ये वाला जो पॉइंट. डिस्ट्रिक्ट फोरम में एक्चुअली 2 पार्टीज़ होते हैं. एक होता है अग्रीड पार्टी, मतलब एक होता है कंज्यूमर जिसका नुकसान हुआ है और दूसरा होता है कंपनी जिसने नुकसान पहुंचाया है. तो डिस्ट्रिक्ट फोरम ने एक जजमेंट पास किया, एक ऑर्डर पास किया कंपनी के विरुद्ध कि भाई तुम फॉल्ट में है और आपको कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा उस कंज्यूमर को. लेकिन कंपनी अड़ियल है, वो कंपनी सेटिस्फाइड नहीं है विद द जजमेंट और ऑर्डर पास बाय डिस्ट्रिक्ट फोरम. तो वो कंपनी अपील कर सकता है विद इन 30 days ऑफ पासिंग दी ऑर्डर एंड बाय डिपॉजिटिंग 25,000 रुपया या 50% ऑफ द पेनल्टी अमाउंट विच एवर इज लेस. 25,000 रुपया या 50% ऑफ पेनल्टी अमाउंट विच एवर इज लेस कंपनी को डिपॉजिट करना पड़ेगा और विद इन 30 days उसको अपील करना पड़ेगा टू स्टेट कमीशन. अब स्टेट कमीशन में क्या है, वही सिचुएशन. उसमें भी कंपनी क्या कर सकता है, नेशनल कमीशन को वो अपील करेगा विद इन 30 days. लेकिन वहाँ डिपॉजिट का जो अमाउंट है वो 25,000 से बढ़कर 35,000 और 50% ऑफ द पेनल्टी अमाउंट विच एवर इज लेस. और आखिरी, डिस्ट्रिक्ट फोरम कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड 2 members. स्टेट कमीशन में एक प्रेसिडेंट एंड 2 members. तो ये था डिस्ट्रिक्ट फोरम वर्सेस स्टेट कमीशन. लेकिन और एक रिड्रेसल फोरम है जिसका नाम है नेशनल कमीशन. नेशनल कमीशन इज़ वर्किंग एट नेशनल लेवल, दैट इज़ एंटायर कंट्री. मतलब ये वो रिड्रेसल एजेंसी है, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसी जो नेशनल लेवल पे ऑपरेट करती है. इसमें भी हर मेंबर का ऑफिस होगा 5 साल या अप टू द एज ऑफ 70 years विच एवर इज अर्लियर. इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड 4 members. माइंड यू, डिस्ट्रिक्ट फोरम में प्रेसिडेंट एंड 2 members, स्टेट कमीशन में प्रेसिडेंट एंड 2 members, नेशनल कमीशन में प्रेसिडेंट एंड 4 members. अच्छा, जो प्रेसिडेंट होगा वो कौन होगा, या वर्किंग या रिटायर्ड जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट,
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट, द प्रेसिडेंट शैल बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करेगा प्रेसिडेंट का, लेकिन किसको कंसल्ट करने के बाद? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये वो केसेस को एंटरटेन करेंगे जिसका वैल्यू ऑफ कॉम्पनसेशन 1 करोड़ से ज़्यादा होगा। अच्छा, इसमें इतना ध्यान में रखना कि वो जो कंपनी जिसके विरुद्ध केस हुआ था, एक तो डिस्ट्रिक्ट फोरम टू स्टेट कमीशन, अभी स्टेट कमीशन से नेशनल कमीशन, उसने भी ऑर्डर कंपनी के विरुद्ध पास किया, तो वो जो कंपनी है वो अपील कर सकता है टू द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, विदिन 30 days ऑफ पासिंग द ऑर्डर बाय डिपॉजिटिंग 50% ऑफ पेनल्टी अमाउंट। तो ये था 3 कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसी, one at district level, another at state level and the third at national level। अब हम लोग आ रहे हैं दूसरे डिस्टिंग्विश बिटवीन पे, जिसका नाम है रोड ट्रांसपोर्ट वर्सेस रेलवे ट्रांसपोर्ट। बहुत ही सिंपल है, एकदम ध्यानपूर्वक सुनना। रोड ट्रांसपोर्ट कैरी करता है मैन एंड मटीरियल्स ऑन स्पेशली प्रिपेयर्ड पाथ्स और वेज ऑन द ग्राउंड, लेकिन रेलवे ट्रांसपोर्ट कैरी करता है मैन एंड मटीरियल्स ऑन स्पेशली प्रिपेयर्ड ट्रैक्स ऑन द ग्राउंड। रोड ट्रांसपोर्ट का स्पीड लिमिटेड है क्योंकि आज खराब रास्ते हैं और एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। रेलवे ट्रांसपोर्ट, इसका स्पीड हाई होता है क्योंकि इट रन्स ऑन ट्रैक्स विच आर डिस्टर्ब्ड रेयरली, उसको कोई डिस्टर्ब करता नहीं है। रोड ट्रांसपोर्ट हैज़ लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी, लेकिन रेलवे ट्रांसपोर्ट की कैरिंग कैपेसिटी रोड ट्रांसपोर्ट से ज़्यादा है, लार्ज है। रोड ट्रांसपोर्ट इज़ फ्लेक्सिबल इन नेचर, वो अपना रूट और टाइमिंग्स दोनों बदल सकता है एज़ पर द नीड, उनका कोई फिक्स टाइम टेबल होता नहीं है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड रेलवे ट्रांसपोर्ट फ्लेक्सिबल नहीं है, वो रिजिड है, बिकॉज इट मूव्स ऑन ट्रैक्स and follows a fixed timetable। रोड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करता है डोर टू डोर सर्विस, लेकिन रेलवे ट्रांसपोर्ट फेल्स टू प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। रोड ट्रांसपोर्ट का ओनरशिप इज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट पार्टीज, लेकिन रेलवे ट्रांसपोर्ट इज ओन, मैनेज एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। रोड ट्रांसपोर्ट इज सूटेबल फॉर गुड्स इन स्मॉलर क्वांटिटी एंड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, लेकिन रेलवे ट्रांसपोर्ट इज सूटेबल फॉर हैवी एंड लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स एज वेल एज लॉन्ग डिस्टेंस। ट्रांसपोर्ट चार्जेस, रोड ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट चार्जेस फिक्स नहीं है और वो थोड़ा हाई है रिलेटिवली ड्यू टू हाइक इन फ्यूल प्राइजेस। हाइक का मतलब आज फ्यूल प्राइजेस, पेट्रोल डीजल, उनका भाव बढ़ रहा है, लेकिन ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऑफ रेलवे ट्रांसपोर्ट आर रिलेटिवली लो एंड दे आर फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना उसका चार्जेस ज़्यादा होगा। रोड ट्रांसपोर्ट का सर्विसेज आर लेस रेगुलर एंड लेस रिलायबल, क्योंकि उनमें ब्रेकडाउन्स, एक्सीडेंट्स, ट्रैफिक जैम्स बहुत होता है, लेकिन रेलवे सर्विसेज आर मोर रेगुलर, मोर डिपेंडेबल एंड रिलायबल इन नेचर। रोड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड्स लिमिटेड सेफ्टी टू गुड्स, वो सूर्य से, पवन से और बारिश से बचाने में असफल होते हैं, लेकिन रेलवे ट्रांसपोर्ट में गुड्स आर सेफ बिकॉज दे आर केप्ट इन लॉक्ड वैगन्स। ताला मारा हुआ वैगन्स में भेजा जाता है जो प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम सन, फ्रॉम विंड, फ्रॉम रेन्स एक्सेट्रा। रोड ट्रांसपोर्ट में चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा है क्योंकि आज रोड के कंडीशंस बैड है और नेग्लिजेंस ऑफ ड्राइवर्स होते हैं, लेकिन रेलवे ट्रांसपोर्ट में चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स कम होते हैं क्योंकि 1 वे ट्रैक होता है एंड गुड सिग्नल सिस्टम है। उसके बाद का जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है वो है बिटवीन वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट, it is the slowest mode of transport. Air transport is the fastest mode of transport. वाटर ट्रांसपोर्ट की कैरिंग कैपेसिटी ह्यूज है, लेकिन एयर ट्रांसपोर्ट की कैरिंग कैपेसिटी लिमिटेड है।
वाटर ट्रांसपोर्ट के ट्रांसपोर्ट चार्जेस लोवेस्ट है, लेकिन एयर ट्रांसपोर्ट के ट्रांसपोर्ट चार्जेस हाईएस्ट है। वाटर ट्रांसपोर्ट इज सूटेबल फॉर चीप बल्की गुड्स हैविंग लो वैल्यू, लेकिन एयर ट्रांसपोर्ट इज सूटेबल फॉर कॉस्टली गुड्स, फॉर पेरिशेबल गुड्स एंड लाइट वेट गुड्स। वाटर ट्रांसपोर्ट यूज़ करता है वाटर वेज विच आर नेचुरल हाईवेज एंड हेंस देर इज़ नो कॉस्ट इन्वॉल्व, क्योंकि वो नेचुरल हाईवेज है तो इसमें कॉस्ट लगता नहीं है, लेकिन इनका हाई कॉस्ट लगता है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप्स, पोर्ट्स, हार्बर्स एक्सेट्रा। एयर ट्रांसपोर्ट यूजेस एयरवेज, ये भी नेचुरल है, हेंस नो कॉस्ट इज इन्वॉल्व, लेकिन इसमें भी ह्यूज कॉस्ट लगता है फॉर कंस्ट्रक्टिंग एयरपोर्ट्स, एयरप्लेन्स, एयरक्राफ्ट्स एक्सेट्रा। कहते हैं कि वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द लेटेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये थे आपके ट्रांसपोर्ट का डिस्टिंग्विश। अब हम लोग एक सेपरेट डिस्टिंग्विश बिटवीन पे आते हैं जिसका नाम है बॉन्डेड वेयरहाउस एंड ड्यूटी पेड वेयरहाउस। तो मैं पहला आपको वर्णन देना चाहूँगा बॉन्डेड और ड्यूटी पेड के बारे में। क्या है कि एक फर्म है, एक इंपोर्टर है जिसने माल इंपोर्ट किया है फ्रॉम अमेरिका, गुड्स इंपोर्ट किया है फ्रॉम अमेरिका। उसे इंडिया में ड्यूटी भरना नहीं है, ड्यूटी इंडिया में भरना नहीं है, तो उसने चूँकि ड्यूटी नहीं भरा है तो उसका गुड्स रखा जाएगा इन बॉन्डेड वेयरहाउस। दूसरा इंपोर्टर है जिसने अमेरिका से माल इंपोर्ट किया है, उस पर ड्यूटी भरा है, लेकिन उसके पास खुद का गोडाउन अभी नहीं अवेलेबल है या उसे कुछ प्रॉब्लम है, तो उसका गुड स्टोर किया जाएगा ड्यूटी पेड वेयरहाउस में। ये फ़र्क है बिटवीन द टू वेयरहाउसेस। शुरू करते हैं अब डिस्टिंग्विश बिटवीन। बॉन्डेड वेयरहाउस वो वेयरहाउस है जहां इंपोर्टेड गुड्स ऑन विच ड्यूटी इज़ नॉट पेड आर स्टोर्ड, लेकिन ड्यूटी पेड वेयरहाउस नाम से ही पता चल जाता है इस पे इंपोर्टर ने इंपोर्ट ड्यूटी भरा है, बस वो गुड स्टोर होता है ड्यूटी पेड वेयरहाउस में। बॉन्डेड वेयरहाउस आर लोकेटेड विद इन डॉक एरियाज, लेकिन ड्यूटी पेड वेयरहाउस आर आइदर लोकेटेड नियर डॉक एरिया या पोर्ट। तीसरा, बॉन्डेड वेयरहाउस में इंपोर्टेड गुड्स स्टोर्ड हियर आर मोस्टली री एक्सपोर्टेड, ये गुड्स री एक्सपोर्ट किया जाता है, लेकिन ड्यूटी पेड वेयरहाउस में इंपोर्टेड गुड्स स्टोर्ड हियर मोस्टली फॉर डोमेस्टिक मार्केट। कौन सा मार्केट? डोमेस्टिक मार्केट, वो री एक्सपोर्ट के लिए। मतलब अमेरिका से आपने माल इंपोर्ट किया है, उसको कुछ आप पैकिंग और रीपैकिंग करके आप उसको दूसरे कंट्री जैसा कि बांग्लादेश में री एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो आपको दो दो कंट्री में ड्यूटी पे करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, बॉन्डेड वेयरहाउस में द कस्टम्स अथॉरिटी क्लोजली सुपरवाइजेज द वर्किंग ऑफ दीज वेयरहाउसेस। कस्टम अथॉरिटी सुपरवाइज करेंगे क्योंकि इस पे कस्टम ड्यूटी भरा नहीं गया है, लेकिन ड्यूटी पेड वेयरहाउस आर नॉट सुपरवाइज बाय कस्टम अथॉरिटीज़ बट बाय पोर्ट अथॉरिटी। बॉन्डेड वेयरहाउस में डिलीवरी ऑफ गुड्स इंपोर्टर को तब दिया जाएगा जब वो इंपोर्ट ड्यूटी पे करता है, लेकिन ड्यूटी पेड वेयरहाउस में इंपोर्टर को गुड्स डिलीवर तब किया जाएगा जब वो रेंटल चार्जेस, मतलब जो रेंट चार्जेस है वो पे करता है। बॉन्डेड वेयरहाउस आर ओन्ड बाय प्राइवेट अथॉरिटीज़ और डॉक अथॉरिटीज़, लेकिन ड्यूटी पेड वेयरहाउस आर ओन्ड बाय पब्लिक अथॉरिटीज़। The main purpose of bonded warehouses would be either the importer need to re-export the goods or may not be in a position to pay import duty। मतलब इसमें दो सूरत हो सकता है बॉन्डेड वेयरहाउस में। एक तो उसको यहाँ पे माल नहीं रखना है, उसको री एक्सपोर्ट करना है बांग्लादेश में, या उसके पास इंपोर्ट ड्यूटी पे करने का पैसा नहीं है। लेकिन ड्यूटी पेड वेयरहाउस में वो बंदे के लिए सूटेबल है जिसके पास खुद की वेयरहाउसिंग फैसिलिटी नहीं है या उसे इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स की आवश्यकता नहीं है।
अब हम लोग जो करने वाले हैं वो है 3 प्रकार के अकाउंट विच आर रिलेटेड विद बैंकिंग सिस्टम। ये आपके डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। इनका नाम है करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। करंट अकाउंट वो अकाउंट है विच इज़ मेंटेन्ड बाय फर्म और बिजनेसमैन जिनका रेगुलर बैंकिंग ट्रांजैक्शन होता है। सेविंग्स अकाउंट वो अकाउंट है विच इज़ मेंटेन्ड बाय इंडिविजुअल्स इन ऑर्डर टू सेव अ पार्ट ऑफ देयर इनकम। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें फिक्स अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है फिक्स समय के लिए। करंट अकाउंट में कोई ब्याज नहीं पे करता है बैंक्स टू द करंट अकाउंट होल्डर। सेविंग्स अकाउंट होल्डर को एक नॉमिनल इंटरेस्ट पे किया जाता है, यूजुअली 4% पर एनम, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होल्डर को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया जाता है, लेकिन ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड। अच्छा, करंट अकाउंट होल्डर में कस्टमर को पासबुक, चेकबुक एंड पीरियोडिकल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स बैंक से मिलता है। सेविंग्स अकाउंट होल्डर को भी पासबुक, चेकबुक, एटीएम फैसिलिटी दिया जाता है। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होल्डर को केवल एक रसीद दी जाती है, रिसीप्ट, जिसका नाम है फिक्स डिपॉजिट रिसीप्ट। करंट अकाउंट होल्डर में विड्रॉवल्स आर अलाउड बाय चेक्स। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉवल्स टू करंट अकाउंट होल्डर। सेविंग्स अकाउंट, यहाँ पे विड्रॉवल्स आर अलाउड बाय चेक्स और बाय विड्रॉवल स्लिप्स, बट सम restrictions are imposed to savings account holder to withdraw the money। अच्छा, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में कस्टमर कैनॉट विड्रॉ द मनी बिफोर मैच्योरिटी डेट, लेकिन ही कैन टेक लोन अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट इफ रिक्वायर्ड। लोन ले सकता है और वो लोन अमाउंट जो होगा वो 90% ऑफ द फिक्स डिपॉजिट। 100 रुपया डिपॉजिट किया है तो उसे 90 रुपीज़ का उसको लोन मिल सकता है। करंट अकाउंट इज़ ऑफ कंटिन्यूस नेचर, सेविंग्स अकाउंट इज़ ऑफ कंटिन्यूस नेचर, लेकिन फिक्स डिपॉजिट इज़ ऑफ नॉन कंटिन्यूस नेचर। करंट अकाउंट इज़ सूटेबल फॉर ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, फर्म्स। सेविंग्स अकाउंट इज़ सूटेबल फॉर रेगुलर इनकम ग्रुप्स, वेज अर्नर्स, सैलरीड पीपल एक्सेट्रा। लेकिन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट इज सूटेबल फॉर एनी पर्सन जिसके पास टेम्पररी आइडल कैश है, आइडल फालतू कैश। करंट अकाउंट होल्डर को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एज वेल एज कैश क्रेडिट फैसिलिटी मिलती है। सेविंग्स अकाउंट होल्डर एज वेल एज फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को कोई ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट की फैसिलिटी मिलती नहीं है। उसके बाद का एक डिस्टिंग्विश है बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या है? तो बच्चों, आपने कमर्शियल बैंक का नाम सुना होगा, बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब एग्जाम्पल्स है कमर्शियल बैंक के। सेंट्रल बैंक का सर एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल है, दैट इज़ RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कमर्शियल बैंक का मेन फंक्शन है कि भाई लोगों से डिपॉजिट लेना और कस्टमर्स को लोन्स प्रोवाइड करने का। सेंट्रल बैंक का मेन फंक्शन है टू रेगुलेट एंड कंट्रोल मनी सप्लाई इन इंडिया। कमर्शियल बैंक करेंसी नोट्स नहीं प्रिंट कर सकती है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक कैन प्रिंट करेंसी नोट्स। कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, लेकिन सेंट्रल बैंक डज नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। वो पब्लिक से डील ही नहीं करती है डायरेक्टली। कमर्शियल बैंक प्रोवाइड्स लोन्स टू इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, लेकिन सेंट्रल बैंक लोन्स देती है टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। Commercial banks are owned either by government agencies or by private sector, लेकिन central bank is owned, managed, controlled by government. Commercial bank does not frame any monetary policy. सर, RBI frames monetary as well as credit policy, दोनों frame करती है। Commercial banks are controlled by central bank, लेकिन central bank
controls as well as keep a check on commercial bank. अब आज का हम लोग आखिरी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं या कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस। बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, ये भी आपको लाइफ में बहुत काम आएगा। लाइफ इंश्योरेंस क्या है? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें दो पार्टीज़ है। एक है इंश्योरेंस कंपनी जिसे इंश्योरर कहते हैं, दूसरा होता है इंश्योर्ड, मतलब वो व्यक्ति जो अपने और अपने परिवार के लिए कुछ पॉलिसी निकालता है। इसमें इंश्योरेंस कंपनी उस पॉलिसी होल्डर से प्रीमियम लेता है कंसिडरेशन में और इन रिटर्न प्रॉमिस देता है कि हम आपको एक लमसम अमाउंट देंगे आइदर ऑन मैच्योरिटी और ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टन इवेंट, और वो इवेंट है डेथ ऑफ इंश्योर्ड, यानी आइदर मृत्यु उपरांत या तो पीरियड समाप्त हो जाने के बाद लमसम अमाउंट जो एग्री किया गया है वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी टू द इंश्योर्ड। फायर इंश्योरेंस क्या है? अरे ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें दो पार्टीज़ है, एक इंश्योरेंस कंपनी और एक है इंश्योर्ड। इंश्योरेंस कंपनी कुछ कंसिडरेशन लेती है जिसका नाम है प्रीमियम एंड इन रिटर्न प्रॉमिस करती है कि अगर आपके गोडाउन को, आपके स्टॉक को, आपके प्रॉपर्टीज़ को नुकसान होता है ड्यू टू फायर तो इट शैल बी कॉम्पनसेटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। मरीन इंश्योरेंस ये भी कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन टू पार्टीज़, इंश्योरेंस कंपनी दैट इज़ इंश्योरर और दूसरा है इंश्योर्ड, वो हो सकता है एक्सपोर्टर या इंपोर्टर हो, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम लेती है और बदले में कहती है कि हम आपको कॉम्पनसेट करेंगे ड्यू टू डेंजर्स ऑफ सी। इसको पेरिल्स ऑफ सी मतलब अगर समुंदर में कुछ नुकसान हो गया, शिप को, कार्गो को नुकसान हुआ तो जो भी नुकसान हुआ वो भरपाई करके देगी। अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस में लाइफ ऑफ द इंश्योर्ड इज़ द सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर क्या है लाइफ इंश्योरेंस का? लाइफ ऑफ द इंश्योर्ड। फायर इंश्योरेंस में सब्जेक्ट मैटर क्या है? गुड्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। मरीन इंश्योरेंस में सब्जेक्ट मैटर क्या है? शिप जिसको नाव बोलते हैं, कार्गो जिसको गुड्स बोलते हैं, और तीसरा है फ्रेट। फ्रेट का मतलब भाड़ा, क्योंकि आपने नाम सुना होगा कंटेनर शिप्स, उसमें कम से कम 200-300 कंटेनर होते हैं, तो वो कंटेनर कैरी करने का करोड़ों रुपए का फ्रेट का नुकसान हो सकता है टू द शिपिंग कंपनी। तो ये तीन चीज़ आर द सब्जेक्ट मैटर। मैं रिपीट करता हूँ, शिप, कार्गो एंड फ्रेट। लाइफ इंश्योरेंस कैन बी टेकन बाय इंडिविजुअल्स आइदर फॉर हिज और हर ओन लाइफ और हिज फैमिली मेंबर्स के लिए भी निकाल सकते हैं। फायर इंश्योरेंस इज टेकन बाय इंडिविजुअल या बिजनेसमैन फॉर प्रॉपर्टीज और गुड्स, लेकिन मरीन इंश्योरेंस इज टेकन बाय एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स एज वेल एज शिपिंग कंपनी। लाइफ इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आपके मन में एक प्रश्न खड़ा होगा कि ये इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है। अभी एक मिस्टर ए है, उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस निकाला, तो वो आदमी का अपने लाइफ में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। ये इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब वो आदमी जब तक जिंदा है उसका परिवार सुरक्षित है और उनको रेगुलर इनकम मिलेगा। अगर वो व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो गई तो पूरा परिवार को नुकसान होगा। तो वो आदमी को अपने जीवन के प्रति इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट और मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन फायर इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए न ही एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट लेकिन ऑल्सो एट द टाइम ऑफ द लॉस। अब तुम बोले कि एट द टाइम ऑफ लॉस का मतलब क्या? अब एक मिस्टर ए है जिसने अपने गोडाउन और गुड्स का इंश्योरेंस निकाला, फायर इंश्योरेंस। तो पॉलिसी निकालने के समय तो उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट था, मतलब गुड फेथ था, लेकिन चूंकि उसका माल बिक नहीं रहा था और गोडाउन नुकसान में जा रहा था तो उसने सोचा क्यों न मैं गोडाउन को आग लगाऊं और इंश्योरेंस कंपनी से कॉम्पनसेशन क्लेम करूं।
तो इसका मतलब उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं था एट द टाइम ऑफ हैपनिंग द इवेंट। तो ये गलत बात हो जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी कॉम्पनसेशन देगी नहीं। मरीन इंश्योरेंस के केस में भी यही केस है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए न ही एट द टाइम ऑफ साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल्सो एट द टाइम ऑफ हैपनिंग ऑफ द इवेंट। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस में कॉम्पनसेशन इज पेड ऑन 2 ओकेजन्स, डेथ और मैच्योरिटी विच एवर इज अर्लियर। लेकिन फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस में कॉम्पनसेशन तभी पे किया जाएगा जब वो इवेंट घटती है, जैसा कि आग लग जाना या शिप का डूब जाना, तब होता है कॉम्पनसेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट एप्लीकेबल। लाइफ इंश्योरेंस में प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वैल्यू ऑफ लॉस ऑफ लाइफ कैन नॉट बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। अब तुम बोलोगे सर हम लोग ये समझे नहीं प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। अब क्या है कि एक आदमी का अकाल मृत्यु हो गया तो वह आदमी का मृत्यु हो जाने से परिवार को नुकसान होता है। अब कितना नुकसान होता है उस आदमी के मृत्यु से, ये आप मॉनेटरी टर्म्स में कभी नाप सकते नहीं हो। तो आप कैसे कॉम्पनसेशन दे पाओगे, कितना रुपए का कॉम्पनसेशन दे पाओगे, वो आप वैल्यू मेजर कर सकते नहीं हो। लेकिन ये वैल्यू आप मेजर कर सकते हो इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस एज वेल एज मरीन इंश्योरेंस, क्योंकि गुड्स और प्रॉपर्टीज़ का आप लॉस ऑफ वैल्यू मेजर कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मनी। तो उसमें प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी दोनों में एप्लीकेबल होता है, पहले में एप्लीकेबल नहीं होता है। उसके बाद द पॉलिसी कैन बी इश्यूड फॉर एनी नंबर ऑफ ईयर्स। लाइफ इंश्योरेंस में तुम कई साल के लिए ये पॉलिसी निकाल सकते हो, यहाँ तक के मृत्यु तक। लेकिन फायर और मरीन इंश्योरेंस शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। फायर इंश्योरेंस यूजुअली 1 साल के लिए होता है और मरीन इंश्योरेंस या तो जर्नी के लिए होता है, पूरे जर्नी के लिए, या तो फिर शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। उसके बाद इंश्योर्ड कैन टेक एनी नंबर ऑफ पॉलिसीज ऑन हिज लाइफ। लाइफ इंश्योरेंस में एक इंश्योर्ड मिस्टर ए 10 पॉलिसी भी निकाल सकता है, 10 पे प्रीमियम पे करेगा और 10 पे उसे कॉम्पनसेशन मिलेगा। लेकिन फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस में आदमी एक ही पॉलिसी निकालता है, क्योंकि उसको जो कॉम्पनसेशन मिलने वाला है दैट विल बी इक्वल टू द लॉस। जितना नुकसान हुआ उतना भरपाई मिलेगा, तो वो कितना पॉलिसी निकालेगा? एक। लेकिन कभी कभी वो डबल इंश्योरेंस निकाल सकता है। अगर उनको खतरा है कि एक इंश्योरेंस कंपनी हमें 100% लॉस कॉम्पनसेट नहीं कर सकता है, तो हम वो रिकवर कर सकते हैं फ्रॉम सेकेंड इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन उसको दोनों कंपनी को प्रीमियम पे करना पड़ेगा और उसका कॉम्पनसेशन का वैल्यू मैक्सिमम 100% होगा, न कि 200%। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस में पॉलिसी कैन बी सरेंडर्ड बिफोर मैच्योरिटी, लेकिन ये केस नहीं है इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस, क्योंकि आपने प्रीमियम ऑलरेडी भर दिया है, तो अभी इन बिटवीन द प्रोसेस आप सरेंडर कर सकते नहीं हो। और आखिरी, लाइफ इंश्योरेंस में बेनिफिशियरी 2 होते हैं, एक इंश्योर्ड खुद अगर पीरियड मैच्योर हो गया तो, दूसरे लीगल हायर्स या नॉमिनी अगर इंश्योर्ड मर जाता है तो। लेकिन फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस में जो बेनिफिशियरी है वो इंश्योर्ड खुद होता है जिसका नुकसान हुआ होता है। तो ये था आज के सब इम्पॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन। सबसे आखिरी में हम लोग ने किया था इंश्योरेंस के बारे में, उसके बाद हम लोग ने किया था कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक के बारे में, उसके बाद हम लोग ने किया था करंट सेविंग और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट के बारे में, उसके बाद हम लोग ने किया वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, बॉन्डेड वेयरहाउस, ड्यूटी पेड वेयरहाउस, फिर उसके बाद किया रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट, और सबसे पहले वाले पेज पे डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। तो ये था पूरा का पूरा डिस्टिंग्विश बिटवीन, जो तकरीबन आपको 20 मार्क दिलाने में मदद करेगा इन योर SYJC OCM बोर्ड पेपर।
Thank you.